Hello class, good afternoon. Yes class, good afternoon. तो कल हम लोग ने थोड़ा सा मतलब मैंने रिवाइज करवा दिया था यार बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। तो आज मैं उसके आगे की बात करता हूँ, ठीक है। सोचा था कि देखो यार तुम लोग के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमको रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवीजन तो इसी तरीके से हो पाएगा, ठीक। उसके बाद मैं अभी तुरंत पूरा समझा के न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो, Yes, sir. am I audible to you all? Please give me a thumbs up. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बार जरा यार सब लोग thumbs up कर दो। दृष्टि, स्मित, सुधांग, हर्ष, प्रार्थना, एवरीवन प्लीज। ओके। भव्य शर्मा, हर्ष, मुझे लग रहा है और लोग भी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। आशीष, ओके ठीक है। तो जिनके भी जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए थे उस टाइम पे, क्लास नहीं ज्वाइन हो पाई थी या किसी और प्रॉब्लम की वजह से तुम लोग नहीं देख पाए थे, तो आज मैं वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस वाला कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। और पूरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और भी बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे, ठीक है। तो मैंने प्रेशर तो समझा दिया था तुम लोग के लिए, लेकिन प्रेशर से पहले एक टॉपिक मेरा धोखे से रह गया था, मेरे से मिस हो गया था, वो था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर को दोबारा से एक बार मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ूंगा, प्रेशर के भी और फोर्स के, ठीक है। देखो, तो कल कुछ हम लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि हमने एक ग्राउंड सरफेस लिया था, ठीक है। अब उस ग्राउंड सरफेस पर हमने बोल दिया था कि भाई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस यहाँ से लग रही हैं कुछ इस तरीके से, और दो फोर्सेस कुछ ऐसे लग रही हैं यहाँ पर। मान लेते हैं यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे, ठीक है। वाले को बोल देते हैं F1 फोर्स, इसको बोल देते हैं F2 फोर्स, ठीक। इसको बोल देते हैं F3, इसको बोल देते हैं F4,
और इसको बोल देते हैं F5। ठीक, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अब इसको हम लोग एक नॉर्मल सपोज करके कोई भी वैल्यूज दे देते हैं कि F1 की वैल्यू जो है, मान लेते हैं भाई यहाँ पर हम लोग 10 न्यूटन है। ठीक, F2 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 90 न्यूटन। इसी तरीके से F3 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं भाई 5 न्यूटन। F4 की वैल्यू मान लेते हैं 60 न्यूटन। और F5 की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 20 न्यूटन। ये सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया दृष्टि और बाकी सबको? हेलो, सर। ओके, वेरी गुड। बाकी देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक आता है, अच्छी तरीके से क्लियर भी है ना? मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी प्रेजेंट हैं हमारे क्लास में जिनको ये टॉपिक आता है ऑलरेडी। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से समझने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आगे की क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब दृष्टि हमें ये बताना है इसमें कि इस पर ओवरऑल फोर्स कितनी लग रही होगी। ठीक है, अब हम लोग बोल देते हैं कि इस पर जो ओवरऑल फोर्स लग रही है वो F लग रही है, यानी इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। जहां पर F को हमने क्या बोल दिया है? रिजल्टेंट हमने F, फोर्स। हाँ, F को बोल दिया है हमने रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स समझते हो क्या होता है? द रिजल्ट। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है ओवरऑल कितनी फोर्स लग रही है इस पर, यानी इन फोर्सों को अगर हटा दी जाए, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट को 3 लोग धक्का दे रहे होंगे तो उस पर एक कॉमन फोर्स भी तो लग रही होगी, इक्विवेलेंट फोर्स। उन तीनों का, उन चारों पांचों का फोर्स का अगर हम इक्विवेलेंट फोर्स निकालें तो कोई ना कोई एक ही फोर्स तो होगी, एक कोई सिंगल मैग्नीट्यूड की कोई फोर्स होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट पर भी कोई एक सिंगल मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही होगी, यानी कोई एक फोर्स होगी जो कि जिसका मैग्नीट्यूड कोई एक ही होगा। ठीक, यहाँ पर कई सारे मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहे हैं तुमको, 10 न्यूटन, 90 न्यूटन, 5 न्यूटन, 60 न्यूटन और 20 न्यूटन। अब देखो, फोर्स की एक खासियत और है। अब वो फोर्स की खासियत ये है कि भाई फोर्स को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना होगा। जैसे कि अब घर में दरवाजा है, मैं आपसे कहता हूं कि इस पर आपको दरवाजे को 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है और इस दरवाजे को खोलना है। ठीक, एक और फिर मैं आपको टास्क दे देता हूं कि यहाँ पर ये एक ब्रिक रखी हुई है, इस ब्रिक को उठाने के लिए आपको 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है और उठाना है। तो मैंने ये नहीं बताया आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। क्या पता, मैंने फोर्स तो लगानी है भाई, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने अंदर की तरफ दरवाजे पे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। पॉइंट समझना, अगर मैंने दरवाजे पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, वो भी अंदर की तरफ, लेकिन दरवाजा तो बाहर की तरफ खुलना है ना। ठीक है, तो मुझे ये बताना जरूरी था कि 10 न्यूटन बाहर की तरफ, यानी डायरेक्शन बताना मुझे इंपॉर्टेंट था। मुझे ये तुमको ये बताना चाहिए था कि 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में फोर्स लगनी है। समझ में आई बात कि फोर्स, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, देखो ब्रिक की कंडीशन की बात करता हूँ, तो मुझे ये बताना चाहिए था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगनी है या फिर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगनी है। समझ रही है ना बेटा बात को? बाकी सब भी समझो इस बात को कि हमें फोर्स को जब भी रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा, हेलो, हाँ, तो हमेशा हम लोग को किस चीज से रिप्रेजेंट करना है? फोर्स को डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो,
कुल मिला के बात यह है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं या फिर वो सारी अमाउंट्स होते हैं, वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। समझना बात को, जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ, डायरेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर, लेंथ, फोर्स और टाइम, ये सारी जो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम भाई नाप सकते हैं। उन सारी क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज भी हमारी बेटा दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो जिन पे जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, देखो स्केलर की स्पेलिंग ये हो गई स्केलर। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैं यहाँ पर mg लिख रहा हूँ सिर्फ। जैसे कि डिस्टेंस, मुझे रुद्रपुर से हल्द्वानी तक जाना है भाई, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लेते हैं 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 40 किलोमीटर क्या है? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। मुझे ये नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाना है, वो हमको ये नहीं बताता। 40 किलोमीटर हमको ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि किस डायरेक्शन में है, 40 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, सिर्फ हमें ये पता है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर का मतलब मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस अगर मुझे बताना है तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या फिर जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो गई एक मैग्नीट्यूड। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड। और अगर मैं इसमें यही लगा दूं कि भाई 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ी एंड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। तो इट मीन क्या है? फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। So it means force is a vector quantity. फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई अब यहाँ पर? मतलब ये है कि हमें मतलब जिस साइड पे भी जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है F1 की साइड पे, तो हमें बताना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और डायरेक्शन इज ऑन द साइड ऑफ F1। यस, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, F1 की डायरेक्शन क्या है? F1 की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसमें मैंने तुम्हें डायरेक्शन भी तो डिफाइन करी है। देखो एरो की डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है उसी वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की भी डायरेक्शन है। ठीक है आद्या, देख लो ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो जिस तरीके से यहाँ पे देखो F3 की डायरेक्शन, देखो F3 की डायरेक्शन जो है वो F1 के अपोजिट है। ओके सर। तो ये सारा पूरा भाई खेल है स्केलर का और वेक्टर का। तो स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स बाय ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, ये पूरी इसका पूरा खेल जो है, मतलब पूरा जो गेम है पूरा सब समझ में आएगा। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे सब समझ में आएंगे जब आप 9th क्लास में जाओगे। पहला ही चैप्टर मोशन, जिसमें आपको समझना पड़ेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। और उसमें यार बैकग्राउंड आवाज भाई बहुत तेज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो जो भी अनम्यूट करा हुआ है, अदरवाइज मैं यहाँ से भी म्यूट कर सकता हूँ भाई, प्लीज। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज और क्या होती हैं। बस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फोर्स को समझाना था। फोर्स में बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इस वजह से मेरे को समझाना इंपॉर्टेंट था। ठीक, ठीक है, तो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं भाई।
पॉइंट क्या कहता है, हम हमसे हमारा क्या कहता है। देखो अब सब लोग जरा ध्यान से देखो F1 और F2 की तरफ। देखो F1 और F2 जो है वो हमारी क्या है, सेम डायरेक्शन में है फोर्सेस। दोनों जो फोर्सेस हैं, अगर मैं F1 और F2 की बात करूं तो वो दोनों दोनों फोर्सेस हैं बेटा, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो अगर सेम डायरेक्शन में जो फोर्सेस होती हैं, कल मैंने बताया था कि जो भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी वो तो बेटा क्या हो जाएंगी, सारी ऐड होती चली जाएंगी, F1 प्लस F2। तो यानी अगर मैं F1 और F2 का एक इक्विवेलेंट फोर्स निकालूं तो उन दोनों को जोड़ के मुझे उनकी जगह पे लगने वाला एक फोर्स मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, उन दोनों का इक्विवेलेंट फोर्स मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं उन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दूंगा जो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं। बोलो दीक्षांत, समझ में आ गया? यस सर। ओके ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, F1 और F2 को इक्विवेलेंट, F1 और F2 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि अब जो इक्विवेलेंट है वो F डैश है। ठीक, उसका जो इक्विवेलेंट है वो F कैपिटल F डैश मान ले रहे हैं हम, सिंगल डैश। ठीक, इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, फिर से वही F डैश इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, 10 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 90। 19 फिर से अब इसको जब मैं इक्विवेलेंट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, F डैश 100 इक्वल टू 100 100। न्यूटन। मैंने कल एक चीज और बताई, न्यूटन। कभी भी वैल्यू हमें खाली नहीं छोड़नी है फिजिकल क्वांटिटी की, हमें उसके साथ उसकी यूनिट लगानी है। तो हमें यहाँ पे यूनिट लगानी पड़ेगी, इसकी यूनिट हो गई भाई न्यूटन। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 10 न्यूटन और 100 न्यूटन, इन दोनों को जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे एक सिंगल फोर्स आ जाएगी जो कि होगी 100 न्यूटन। तो कुल मिला के बात यह है, अब मैं इन दोनों को हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को ही हटाने वाला हूँ यार, हट जा। ठीक, और इसकी जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ, एक सिंगल फोर्स लिख लूंगा जो कि होगी हमारी क्या 100 न्यूटन की होगी, और वो क्या होगी F डैश होगी। ठीक है, F डैश होगी, कौन गाना गा रहा है ये, आदिराज? यस सर। दिस इज द टाइम टू सिंग। ठीक है, तो जो F डैश हो जाएगी वो हमारी 100 न्यूटन आएगी। अब समझ में आ रहा है मैंने क्या करा, वहां से F1 और F2 हटा दिया और F1 रख दिया वहां पर। ठीक है, तो ये पहला हमने एक साइड की फोर्सेस को एक्सप्लोर कर लिया। ठीक, अब हम दूसरे साइड की फोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर भी देखो ये F3, F4 और F5, ये सारे के सारे आपस में क्या है भाई, ये भी सारे के सारे जो हैं एक ही डायरेक्शन में हैं सारे। ठीक है, अब इसको हम जब एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। अब इधर वाली फोर्स को मैं मान लेता हूँ जो है वो F डबल डैश मान लेता हूँ भाई। ठीक, F डबल डैश इक्वल टू F3 प्लस F4 प्लस F5। ठीक है, फिर से वही F डबल डैश इक्वल टू 5 प्लस 60
कौन सी? वो होगी एफ डबल डैश, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू होगी 85 न्यूटन। ठीक है, तो ये दो फोर्स बची है अब हमारे पास। ठीक, दृष्टि समझ में आ रही है बात? यहां तक बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये बताओ जल्दी से। यस सर। थोड़ी तेज आवाज में बोलो। हेलो, यस सर। बात क्लियर हो गई? बाकी सब लोग भी बता दो एक Yes, बार, sir. थम्स अप कर दो, तो ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूं फिर ये। अब डाउन करो सर। ओके, ठीक है, तो इसके आगे क्या करना है? अब जरा फिर से हम लोग फिर से दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। नाउ चेक आउट एफ डैश एंड एफ डबल डैश। These both forces are in opposite direction with each other. ये दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। चेक करो, देखो, एक फोर्स इधर से आ रही है, एक फोर्स इधर से आ रही है, तो इट मींस ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होती तो कुछ इस तरीके से होती, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होती। ठीक है, लेकिन अब जो है F1 और F डबल डैश जो है, सॉरी F डैश और F डबल डैश जो है, वो दोनों की दोनों फोर्सेस जो है बेटा, वो हमारी अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब मैंने कल भी बताया था, जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आद्या, आद्या, माइनस या फिर डिफरेंस, या फिर डिफरेंस निकालेंगे हम। सिंपल सी बात है, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो डिफरेंस में करते हम सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन डिफरेंस बोलना हमें डिफरेंस ही है। देखो, सब्ट्रैक्शन में हम लोग के पास एक चीज ये आ जाती है कि हमें इसमें से इसको डिवाइड माइनस करना है, फिर किसी एक में से किसी दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में सिंपल सी एक पूरा कॉमन फॉर्मूला सा बन जाता है। लेकिन डिफरेंस में हमें क्या पता है? डिफरेंस में हमें ये पता रहना चाहिए कि जो फोर्स बड़ी है उसमें से छोटे वाले फोर्स को माइनस करना है भाई। कोई भी ऐसा नहीं है, हो सकता है एफ डबल डैश बड़ी होती, F1 डैश मतलब F सिंगल डैश जो है, ठीक है, F डैश और F डबल डैश में से F डबल डैश बड़ी होती और F डैश जो है वो छोटी होती, तो हम क्या करते? F डबल डैश में से F डैश को माइनस करते। लेकिन यहाँ पर अब हम रिजल्टेंट फोर्स जो लगाएंगे, ठीक, अब जो कैपिटल F निकलेगा हमारा, कैपिटल F कैसे निकलेगा? इक्वल टू, अब देखो जरा, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, F डैश, ठीक है, F डैश, क्योंकि F डैश बड़ा है इस वजह से मैंने F डैश पहले लिखा। अगर F डबल डैश बड़ा होता तो वो मैं पहले लिखता यहाँ पर। तो F डैश माइनस कैपिटल F डबल डैश, F डैश माइनस F डबल डैश। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आएगा निकल के एक्सप्रेशन हमारा। फिर मैं निकालूंगा F इक्वल टू, F डैश की वैल्यू 100 है, माइनस F डबल डैश, F डबल डैश की वैल्यू कितनी है? F डबल डैश की वैल्यू बेटा 85 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इन दोनों में से 100 में से 85 को माइनस, जिसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के 15 न्यूटन। ठीक है, और यही इसकी एक बिल्कुल फोर्स हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, अब पॉइंट ये आता है कि इस फोर्स की, यानी मैंने पहले शुरुआत में यही बताया था कि हर किसी फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होती है। ठीक है, तो अब इस 15 न्यूटन की डायरेक्शन क्या होगी?
देखो अब तो मेरे पास एक कॉमन फोर्स निकल के आ गई है, यानी इसमें जो ओवरऑल फोर्स निकल रही होगी या फिर रिजल्टेंट फोर्स जो लग रही होगी वो है हमारी 15 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अब मैं इन फोर्सेस को भाई हटा देता हूँ। अब इस पर एक फोर्स लग रही है पूरे ऑब्जेक्ट पर जो कि है 15 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ भाई 15 न्यूटन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? दीक्षांत, यस सर। कौन सी डायरेक्शन में होगी? सर वो सर लेफ्ट से राइट को जाएगी। लेफ्ट से राइट को, लेफ्ट से राइट को, यानी इधर वाली डायरेक्शन में जहां मेरा एरो है देखो, यस सर। जहां मेरा एरो है देखो यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन में होगी। यस सर, सर इस डायरेक्शन में जाएगी सर यहाँ से। अच्छा चलो, तो इस बॉक्स को किस साइड में मूव करना चाहिए? उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा कि नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। तो देखो कुल मिला के बात हम लोग मतलब एक कंक्लूजन निकाल के ये कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि हेलो, यस सर। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम सिंपल एक टोटल सा पॉइंट है, मतलब वो हर किसी को समझ में एक बार में आ जाएगा। वो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बड़ी फोर्स होगी, देखो एफ डैश में से एफ डबल डैश में से बड़ी फोर्स कौन सी थी? ग्रेटर नंबर किसका था? किसका था बताओ जल्दी से दृष्टि। एफ डैश। एफ डैश का था। तो इट मींस जो ये 15 न्यूटन की फोर्स होगी बेटा वो भी एफ डैश की ही डायरेक्शन में होगी। तो एफ डैश की डायरेक्शन क्या थी हमारी? मतलब इतना समझ लो, जो फोर्स बड़ी होगी उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स भी हो रही होगी, यानी रिजल्टेंट फोर्स का भी वही डायरेक्शन होगा जिस फोर्स जो कि एक बड़ी ग्रेटर फोर्स का था। ठीक है, सर वॉइस इज क्रैकिंग। मैं फिर से सर बता देता हूँ वॉइस इज बेटा। क्रैकिंग। ओके ओके ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। ठीक है, तो पॉइंट ये आ रहा है भाई, बात हमारा निकल के कि 15 न्यूटन की डायरेक्शन क्या होगी? 15 न्यूटन की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में हमारी पहले वाली जो ग्रेटर फोर्स थी उसी डायरेक्शन में 15 न्यूटन की डायरेक्शन होगी। यस बेटा, हेलो हेलो, हु इज देयर? चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो मान लेते हैं कि एक बहुत भारी इंसान इसको एक तरफ से दबा रहा है और एक बहुत मतलब जिसमें पावर कम है, बहुत पतला सा इंसान जो है, बहुत पतला सा पर्सन, पतला सा बंदा भाई उसको दूसरी साइड से दबा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा फोर्स कहाँ से लग रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो कम फोर्स होगी वो ज्यादा फोर्स उस कम फोर्स को क्या कर देगी? नेग्लेक्ट करती चली जाएगी, यानी उसको खत्म करती हुई चली जाएगी। जो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव कर जाएगा? ऑब्जेक्ट उसी साइड में मूव कर जाएगा जिस साइड में ज्यादा फोर्स लग रही होगी या फिर उस जिस डायरेक्शन में ज्यादा बड़ी फोर्स लग रही होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ टग ऑफ वॉर का। टग ऑफ वॉर कितने लोग जानते हैं? एक बार जरा थम्स अप करके बता दो मेरे को, टग ऑफ वॉर किस किसने देखा है, जानते हैं लोग? टग ऑफ वॉर किस किसने देखा है? टग ऑफ वॉर जानते हो? कौन कौन जानता है टग ऑफ वॉर को? आद्या, रमेश, हेलो, सर क्या? शताब्दी, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, हाँ सर जानते जानते टग ऑफ वॉर? जानते हो, वेरी गुड। हिबा, टग ऑफ वॉर जानती हो? यस सर। टग ऑफ वॉर, you know what is tug of war? It No, is a sir. game.
मैं बताता हूँ हिंदी में तुम्हें, जब मैं बोलूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा हिंदी में। रस्सा खेच सुना है, जिसमें कुछ लोग रस्सी के इस साइड खड़े हुए होते हैं, कुछ लोग रस्सी के इस साइड खड़े हुए होते हैं, और रस्सी खींचने वाला। हाँ, बीच में एक रुमाल बंधा हुआ होता है, जो जिस तरफ खींच लेता है वो विन हो जाती है, यानी वो टीम यस जीत सर। जाती है। सुना है ना? तो इसको इंग्लिश में Yes, sir. बोलते हैं हम लोग टग ऑफ वॉर। ठीक, तो अब खुद सोचो, रस्सी के दोनों साइड में, मान लेते हैं दोनों साइड में भाई 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं दोनों साइड में। तो इट मीन जो इम्पैक्ट होगा दोनों साइड से 10 लोगों का होगा, यानी 10 फोर्स अलग अलग, और वो 10 फोर्स एक दूसरे को खींच रहे हैं भाई। मतलब वो 10 लोगों की फोर्स इसको, रस्सी को इस तरफ खींच रही है, 10 लोगों की फोर्स रस्सी को इस तरफ खींच रही है। हो रहा होगा ऐसा कि नहीं? ठीक है, अब देखो मैं एक तुम्हें एग्जांपल याद करके बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ रखा भी तो नहीं है इसके पास में, देखो हैंकी दिखाई दे रहा है मेरा। ठीक, तो ये मान लेते हैं रस्सी है। अब 10 लोगों की फोर्स जो है वो कुछ इस तरफ खींच रही है, उतनी कुछ लोग उसको इस तरफ खींच रहे हैं। ठीक, समझ में आ रही है बात? देखो अब तुम्हें क्लियर होगा शायद। Yes, sir. देखो अब जरा देखो इस रुमाल को, देखो भाई हैंकी को देखो मेरे, कि ये एक रोप है, रस्सी है। ठीक, अब 10 लोग, यानी ये मेरी 5 उंगलियां हो गई भाई, 5 लोग, और इस साइड में भी 5 उंगलियां हो गई, ये भी हो गई भाई 5 लोग। ठीक, तो अब 5 लोग एक साइड इसको खींच रहे हैं, 5 लोग इधर से इसको खींच रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो है रस्सी या ये रोप जो है वो किस साइड में खींचेगी? जहां पर वो 5 लोग उसको ज्यादा दम से खींच लेंगे, ज्यादा फोर्स लगा के खींचेंगे, वो उसी साइड में खिंचती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ज्यादा फोर्स थी उसने कम फोर्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब आते हैं हमारे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, 4 ऑप्शन होंगे। ठीक, 4 ऑप्शन में से एक न्यूमेरिकल अगर मैं दे रहा हूं, तो उन न्यूमेरिकल में से 4 ऑप्शन में से उसका आंसर होगा। तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व आपको अपनी कॉपी पे करना है और आंसर पे, सही आंसर पे टिक कर देना है। ठीक है, एक Sir, बार I was asking कि हमें solution भी दिखाना है, मतलब ओके कि सर। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका ऑप्शनल पेपर आएगा अपने आप ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, जस्ट यू हैव टू टिक ऑन द Okay, करेक्ट sir. आंसर। okay sir. ओके ठीक है, सर। just place a rough copy with you when you are giving the test and solve on your rough copy as fast as possible, and just click on the or tick on the correct option box. ओके सर। जब आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, मतलब आप वहां पर ये नहीं कर सकते सर 2 मिनट और रुक जाइए सर, सर अभी सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया है सर। सर किस में सबमिट करना है? तो सर हमें स्पीड से करना पड़ेगा सर हर को। अभी अभी नहीं, मतलब बेटा ऑप्शनल होगा तो क्वेश्चन स्पीड की तो पेपर जरूरत कैसे नहीं है। मिलेगा? सर क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा? बेटा सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑप्शनल एग्जाम होगा। जैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो वहां पर एक टाइम पर एग्जाम स्टार्ट होगा, उसी टाइम पर स्टार्ट होगा एग्जाम, उसी टाइम पर क्या होगा एग्जाम खत्म भी हो जाएगा।
कितनी भी देर का होगा अभी तक तो डेट भी नहीं पता। जल्द नहीं 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 पता है। नहीं होगा। जल्दी पता क्यों क्यूज मिस सर? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो ये आज का टॉपिक इतना ही था। वैसे तो हमारा समझ में आ गया ना तुम्हारे। फिर एक बार और मैं बता देता हूँ, कुछ टॉपिक रह गया है उसमें कि अब होगा क्या। देखो यहाँ पर जो F इक्वल टू हमारी 15 न्यूटन आई है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, जहां पर F डैश की डायरेक्शन थी। तो यानी अब जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स आई है F, वो हो जाएगी ये कैपिटल F, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 न्यूटन। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था। इस तरीके से हम फोर्सेस को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि यार बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्सेस तो सर ने अभी तक बताई नहीं है। 2 मिनट का काम है, सब समझ में आ जाएगा। देखो अगर 15 न्यूटन मान लेते हैं, यहाँ से भी एक और फोर्स लग रही है, वो भी 15 न्यूटन की है। ठीक, ये भी 15 न्यूटन की है। तो सोचो अगर ये भी 15 न्यूटन की हो जाएगी, ये भी 15 न्यूटन की है, तो बेटा प्लीज म्यूट। ठीक है, तो जब ये दोनों 15 न्यूटन की हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगी वो आ जाएगी भाई 0। तो बस यही समझ लो, एक तराजू की तरह समझ लो, वेइंग मशीन की तरह। इस तरफ भी 15, इस तरफ भी 15। तो इसका मतलब क्या है, ये दे आर बैलेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एंड दीज फोर्सेस आर बैलेंस। लेकिन अगर यहीं पर 45 हो जाता तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 45 है, यानी सम डिफरेंस इज देयर, सम डिफरेंस इज देयर, बिकॉज these both forces are not equal, so that is why these forces are unbalanced। तो यहाँ पर हम इसको कह देंगे ये फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस है। ठीक है, तो बस यही होती है हमारी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो भाई अब मुझे बता दो, आज का समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गई बात? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो जरा जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, फिर मेरे जाने का टाइम हो रहा है और तुम लोग के भी जाने का टाइम हो रहा है। थम्स अप कर दिया सर। आयुष, हर्ष, शिक्षिका, ओके 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 क्लास, नाउ आई एम गोइंग, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। टेक केयर। आद्या अनम्यूट करके बाइक। कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके बाय। टेस्ट होगा और वो न्यूमेरिकल का मैं बोलूंगा और आप लोग अपने आप कर रहे हैं, हर किसी से आंसर पूछूंगा। और चलेगा सर, चलेगा सर। अंश क्या हुआ? हाँ दीक्षांत, अंश अंश, हाँ। देखो पियानो सुनाओ, देखियो देखियो पियानो की आवाज आ रही है नहीं आ रही?